हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो जैसा कि ये जी स्कोर सीरीज का इनलॉक का क्वेश्चन आपको ऐप पे मिल गया होगा, आप में से बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी पोस्ट किया होगा ऐप पे, है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन का सलूशन डिस्कस करने वाले हैं और इस सलूशन से बहुत कुछ बेहतरीन सीखने वाले हैं। आपके प्रोसेस में अगर कोई कमी रह गई थी तो वो भी आप विजुलाइज कर लोगे और आप कुछ नई चीजें सीखोगे जो आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाली। और मैं एक बात और बता देना चाह रहा हूं, जो लोग भी ये जो जी स्कोर जी सीरीज जी स्कोर G28 जी कोर की सीरीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्विजेज का आंसर पोस्ट कर रहे हैं ऐप पे, उन लोगों की हम लोग रैंकिंग बना रहे हैं और उस रैंकिंग के बेसिस पे अभी 24 दिसंबर को बेहतरीन प्लान लॉन्च होने वाला है जेनिक का। उसमें जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रैंकिंग के बेसिस पे उनको गिव अवेज और बहुत सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आपका आंसर काउंट होगा उस सीरीज के लिए, उस रैंकिंग के लिए, अगर आपने आंसर पोस्ट किया है बिफोर द सॉल्यूशन। जब मैंने सॉल्यूशन यूट्यूब पे डाल दिया उसके पहले अगर आपका सॉल्यूशन आया हुआ है ऐप पे आपको सॉल्यूशन पोस्ट करना है, मतलब आंसर की पोस्ट करना है, आंसर पोस्ट करना है, तब वो काउंट होगा आपकी रैंकिंग के लिए। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उस रैंकिंग के बेसिस पे आपको ऑफर और गिव अवेज मिलने वाले हैं, तो मिस मत करिए ना। और इन सब क्वेश्चन से आप बहुत सारी बेहतरीन चीजें सीखने वाले हो, ये तो श्योर है ना। आप ट्राई करो, उसके बाद यहां प्रोसेस देखो कि प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट हो जा रही तो उसको भी इंप्रूव जरूर करिए, ठीक है ना। तो मिस मत करिए, जेनिक लाइव ऐप पे जाके जब भी क्वेश्चन पहले से एडवांस में पोस्ट हो जाता है तो जिस दिन का क्वेश्चन है सॉल्यूशन जब तक नहीं आया उसके पहले सॉल्व करके उसका आंसर की आपको पोस्ट करना ऐप पे ही, तब आपका वो काउंट होगा आपके रैंकिंग के लिए। और रैंकिंग अगर आप अच्छी कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला, मिस मत कर देना, ठीक है ना। तो चलो अब इस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, सॉल्यूशन का बेहतरीन वाला डिस्कशन करते हैं और सीखते हैं और आपके प्रोसेस को इंप्रूव करते हैं बिना टाइम गंवाए, ठीक है ना। इन द गिवन बीजेटी सर्किट VB इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट दिया हुआ है, VC सेट इज गिवन एज 0.2 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट IC इन मिली एम्पियर पूछ दिया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, ये 2 किलो में ये 1 ये 2 ये 2, बीटा इज वेरी हाई मतलब बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है। तो बहुत लोगों का आंसर मैं बता दूं क्या आया होगा, बहुत लोगों ने आंसर ये भरा होगा 1.8 मिली एम्पियर, विच इज रॉन्ग आंसर। पहले चीज बता दूं, जिन लोगों ने भी 1.8 मिली एम्पियर भरा था उनका तो आंसर गलत है, कतई गलत है, एकदम डायरेक्टली गलत है। तो आप इस सॉल्यूशन को जो 1.8 निकालने हैं वो तो जरूर देखें कि क्या गलती किए हो आप लोग, है ना। क्योंकि आप लोग कुछ चीजें गलत पढ़ते हो उसी की वजह से गलतियां आती हैं, क्लैरिटी थॉट्स की क्लियर नहीं होती तो गलतियां आप करते हो। अब देखो ध्यान से समझना, जब बीटा बहुत हाई है बहुत लोग रट्टा क्या मार लेते हैं, IB इज टेंडिंग टू 0 एंड IC इज इक्वल टू I। बहुत लोग, जब भी आपको ये बताया जाता है, बहुत लोगों ने आपको पढ़ाया होगा बीटा वेरी हाई, एकदम शार्ट क्रिस्प सोल्यूशन अभी देंगे, बीटा वेरी हाई तो आपको पढ़ाया जाता है क्या, IB टेंस टू 0 मतलब IB 0 है और IB टेंस टू 0 है तो IC इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू I है। बहुत अच्छी बात है। आपका चाहे अगर बीजेटी ऑन है तो, अगर बीजेटी ऑन है तो चाहे वो सैचुरेशन में हो चाहे एक्टिव रीजन में, ये करंट इक्वेशन IC इज इक्वल टू IB हमेशा वैलिड है, क्योंकि ये KCL के अकॉर्डिंग है। कलेक्टर से करंट इनकी IC, बेस से करंट की IB, ये दोनों मिलके I करंट बनाए और इमिटर से करंट एग्जिट कर दी I, तो ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है। लेकिन IC इज इक्वल टू बीटा IB, और अगर IC को बीटा IB रख दोगे तो I इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 IB। ये करंट रिलेशन आर वैलिड ओनली इन केस ऑफ एक्टिव रीजन, इट इज इनवैलिड इन केस ऑफ सैचुरेशन रीजन। आपने अगर थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो तो आपको पता होगा एक्टिव रीजन में। अब होता क्या है, अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में तो ये रिलेशन वैलिड। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो कलेक्टर करंट है इसकी वैल्यू हमेशा फाइनाइट होगी, कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकती, ये लिख के रख लो। क्यों? क्योंकि आप अगर IB को बढ़ाते जाओ
थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा, एक्टिव रीजन में आईबी अगर बढ़ाते जाओ तो आईसी बीटा इंटू आईबी रिलेशन से बढ़ता जाता है, लेकिन आईसी जाके आईसी सेट वैल्यू पे सैचुरेट कर जाता है। आईसी कभी भी आईसी सेट से ज्यादा वैल्यू ले ही नहीं सकता, और आईसी सेट की एक वेल डिफाइंड फाइनाइट वैल्यू होती है। तो कलेक्टर करंट इन एनी केस इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती, हमेशा फाइनाइट वैल्यू होगी, मैक्सिमम आईसी सेट के बराबर होगी या आईसी सेट से कम होगी। सैचुरेशन रीजन में आईसी सेट पे कांस्टेंट होगी और एक्टिव रीजन में आईसी सेट से कुछ कम वैल्यू होगी, वो बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर मैं कह रहा हूं ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो आईबी को मैं लिख सकता हूं आईसी अपॉन बीटा। मैं कब लिख सकता हूं? ओनली इन एक्टिव रीजन। और आईसी तो फाइनाइट ही होने वाला एक्टिव रीजन में, और सैचुरेशन रीजन में मैक्सिमम आईसी सेट पे चला जाता है, तो ये तो फाइनाइट है डेफिनेटली। अब बीटा अगर बहुत हाई है या बीटा टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो आईबी टेंड्स कर जाएगा फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इज टेंडिंग टू जीरो। तो आईबी टेंड कर जाएगा जीरो को। अगर बीटा बहुत हाई है या टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो आईबी टेंड्स टू जीरो। तो बीटा बहुत हाई है अगर किसी ट्रांजिस्टर का, तो आईबी टेंड्स टू जीरो आप तभी ले सकते हो जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में हो। या मैं मानूं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है और बीटा अगर बहुत हाई है तो मैं कह सकता हूं आईबी टेंडिंग टू जीरो। और अगर आईबी टेंडिंग टू जीरो हो गया, ये रिलेशन तो हमेशा वैलिड है, तो आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी। आईसी और आई बराबर हो जाएंगे। तो बीटा अगर बहुत हाई है और साथ में ट्रांजिस्टर भी एक्टिव रीजन में है, तभी आप कह सकते हो आईबी टेंड्स टू जीरो एंड आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आईसी। अगर एक्टिव रीजन में नहीं, सैचुरेशन रीजन में है, तो आईबी टेंड्स टू जीरो नहीं होगा, दिमाग में बैठा लो। चलो ये देखो ट्रांजिस्टर नॉर्मली ऑन होगा। मैं तो आप अगर मेरा क्रैश कोर्स देखोगे तो भी मैं बताता हूं हमेशा कि बेस इमिटर जंक्शन को चेक किया करो। ओपन सर्किट टेस्ट से बेस इमिटर जंक्शन को चेक किया करो। अगर बेस इमिटर जंक्शन का वोल्टेज, बेस टू इमिटर वोल्टेज अगर VB एक्टिव से ज्यादा है तो आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में होता है, मतलब ट्रांजिस्टर क्या होता है? ऑन होता है, क्योंकि इमिटर बेस जंक्शन इज सफिशिएंट टू टेल वेदर BJT इज ऑन कंडीशन और इन ऑफ। तो ये फॉरवर्ड बायस निकलेगा, आप करके ओपन सर्किट टेस्ट देख लेना, है ना। और ऑन के केस में ज्यादातर करंट वरेंट आपसे पूछी जाती है ना। तो BJT तो परफेक्टली ऑन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ओपन सर्किट टेस्ट आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बीजेटी ऑन है तो ऑन होके दो ही रीजन में जाएगा, किसमें? एक्टिव और सैचुरेशन, एक्टिव और सैचुरेशन, ठीक है ना। और अगर आपको करके देखना है तो मैं बता देता हूं। बेस को ओपन किया, इमिटर को ओपन कर दिया। ओपन सर्किट के केस में बेस टू इमिटर वोल्टेज, एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस टू इमिटर वोल्टेज, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्टेड है, और ये इमिटर है, ये बेस टू इमिटर वोल्टेज, बेस जहां पे पी टाइप है और इमिटर एन टाइप है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, तो पी टू एन वोल्टेज अगर वीबी एक्टिव या ये कट इन वोल्टेज भी कह सकते हैं, अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली इमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है, और इमिटर बेस जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस हो गया ट्रांजिस्टर में तो डेफिनेटली ट्रांजिस्टर ऑन है, ऑन होके या तो एक्टिव में हो गया तो सैचुरेशन। देखो इसको ओपन कर दिया तो यहां करंट कितनी जाएगी? जीरो ओपन से। अगर आई भी जीरो है तो आईसी भी जीरो है, आई भी जीरो है ना। जब बेस करंट ही नहीं है तो आई भी जीरो और आईसी भी सब जीरो होंगे करंट, है ना। तो अब देखो ये दोनों किसमें आ गए? सीरीज में। ओपन सर्किट टेस्ट अभी कर रहे हैं, ये दोनों आ गए किसमें? सीरीज में आ गए भाई साहब, है ना। सीरीज में आ गए, यहां करंट नहीं जा रही क्योंकि यहां से जो करंट आएगी यहां जीरो करंट जाएगी, वही करंट यहां फ्लो होगी। तो ये दोनों सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो। मुझे बेस का वोल्टेज चाहिए और इमिटर का वोल्टेज चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये आपका क्या होगा? इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो बेस का वोल्टेज होगा, यही बेस टर्मिनल है, ये आपका इमिटर टर्मिनल है, और ये आपका कलेक्टर जहां से करंट एग्जिट वही, तो ये बेस इमिटर कलेक्टर है, ठीक है ना। तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वही बेस का वोल्टेज, और ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दो, है ना। ये 5 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट। अगर करंट निकालो सीरीज में तो 5 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 2, 5/4 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, मिली एम्पियर इंटू किलो ओम इज वोल्ट, वोल्ट अपॉन किलो ओम इज मिली एम्पियर। तो 5/4 इंटू 2 कितना आ गया? 5/2 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। ये बैटरी है प्लस माइनस 5/2 वोल्ट की, जिसका माइनस इन ग्राउंड पे है, तो प्लस इन कहां पे पहुंच जाएगा? 2.5 वोल्ट पे, ताकि ये प्लस माइनस 5/2 का वोल्टेज डिफरेंस मेंटेन रही है। 2.5 है जीरो, तो 2.5 माइनस जीरो इज प्लस माइनस 5/2। वीबी की वैल्यू 2.5। ये इमिटर ओपन है तो यहां से करंट कितनी? जीरो। अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट जीरो तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल सेम, तो ये जीरो तो ये जीरो।
तो VB माइनस वी कितना हो गया ओपन सर्किट में 2.5 माइनस 0 दैट इज 2.5 विच इज मच मच ग्रेटर देन द VB एक्टिव 0.7 वोल्ट। देयरफॉर दिस ट्रांजिस्टर दिस इमिटर बेस्ड जंक्शन इज प्रॉपरली फॉरवर्ड बायस और ये ट्रांजिस्टर डेफिनेटली ऑन है और ऑन होके दो रीजन में जा सकता है, एक्टिव या सैचुरेशन, ये तो पक्का हो गया। और ऑन है तो कुछ ना कुछ करंट होगी, IC कुछ होगी, I कुछ होगी, IB। अब ऑन है ये तो हमें पता चल गया भाई साहब, ठीक है, ऑन है तो ये हमें पता चल गया। आप देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे ताकि आप कभी इस तरह के क्वेश्चन में गलती ना करो। ऑन होके ये पक्का है एक्टिव में हो गया सैचुरेशन, मैं मान लेता हूं हमेशा की तरह कि ये ऑन होके एक्टिव रीजन में है। ऑन होके मैंने मान लिया एक्टिव रीजन में है, फिर मैं वेरीफाई करूंगा, करंट वरेंट निकालूंगा एक्टिव रीजन में मान के, और एक्टिव रीजन की कंडीशन VC ग्रेटर देन 0.2 वोल्ट या VC ग्रेटर देन VC सेट होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तभी मेरा मानना एक्टिव रीजन का करेक्ट होगा। अब ये ऑन हो और मैंने मान लिया एक्टिव रीजन में, अगर मैंने मान लिया ये एक्टिव रीजन में है, एक्टिव रीजन में है और एक्टिव रीजन में अगर ट्रांजिस्टर है और उसका बीटा बहुत हाई है, बीटा बहुत हाई है, तो IB को मैं 0 ले सकता हूं। IB को 0 मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि माना है मैंने क्या, ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है और एक ट्रांजिस्टर जो कि एक्टिव रीजन में है जिसका बीटा बहुत हाई है, तो मैं IB को टेंडिंग टू 0 ले सकता हूं और IC इक्वल टू I ले सकता हूं। एक्टिव रीजन में है ट्रांजिस्टर और बीटा हाई है तब IB को 0 ले सकते हो, बेटा ध्यान रखना। तो ये मैंने 0 ले लिया, अब ऑन की कंडीशन में 0 ले लिया। अब अगर ये ऑन है तो बेस और इमिटर जंक्शन किससे रिप्लेस हो जाता है? VB एक्टिव वोल्ट की बैटरी से प्लस माइनस 0.7, जहां पे बैटरी का पॉजिटिव इन P साइड में जो कि बेस है, निगेटिव इन N साइड में जो कि इमिटर है। ये इमिटर टर्मिनल है बेटा, ये बेस टर्मिनल है ना। अब ध्यान से देखो, यहां करंट 0 जा रही है, एक्टिव रीजन में माना मैंने, तो इसलिए IB करंट इज टेंडिंग टू 0। ये दोनों फिर से सीरीज में आ गए, तो क्योंकि यहां से जो करंट चली यहां कुछ नहीं गई सारी यहां, तो ये करंट फिर से आ गई 5 माइनस 0/2 प्लस 2 5/4 मिली एम्पियर, और 5/4 मिली एम्पियर आ गई तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया 5/2 वोल्ट है ना, प्लस माइनस 5/2 वोल्ट 2 इंटू 5/4, और ये प्लस माइनस 5/2 वोल्ट है जिसका बैटरी का माइनस इन ग्राउंड पे, तो प्लस इन जो कि ये है, ये आ गया 2.5 वोल्ट पे। ये 2.5 वोल्ट पे है बेस टर्मिनल, ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है। तो हमेशा जब बैटरी के एक नोड का पोटेंशियल पता हो ना, दूसरे नोड का लिख लिया करो, बहुत काम की चीज है। जैसे ये प्लस माइनस 5/2 वोल्ट था, माइनस इन बैटरी का ग्राउंड पे था, तो प्लस इन कहां पहुंच गया 2.5 पे। ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी जिसका प्लस नोड है 2.5 पे, तो माइनस नोड का पोटेंशियल कम होता है प्लस नोड के रिस्पेक्ट में, कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो ये नोड जो कि V है, ये कहां पहुंच गया 2.5 माइनस 0.7 1.8 वोल्ट पे। देखो ना, ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट की बैटरी है, इसके प्लस और माइनस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.7 होना चाहिए, प्लस 2.5 पे माइनस 1.8 पे, डिफरेंस इज 0.7। अब देखो अगर ये 1.8 है और यहां से जो करंट आ रही है इसी को हम कहते हैं I, यहां से जो करंट है IC, और यहां से जो करंट है बेस से जो इन करती है IB, इमिटर से जो एग्जिट I, कलेक्टर से जो इंटर करती है वही IC होती है। तो ये इमिटर, इसके ये यहां से करंट I, तो यहां जो फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही, मतलब यहां से जो करंट फ्लो हो रही है वो I है, ये तो श्योर है। तो अब इसके क्रॉस में करंट निकाल लू, 1.8 ये वोल्टेज है, माइनस 0/1 किलो ओम, तो इससे करंट कितनी आ गई 1.8 माइनस 0/1 1.8 मिली एम्पियर। और मैंने अगर एक्टिव रीजन में माना है तो IC भी कितना हो गया, I के बराबर 1.8 मिली एम्पियर। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो एक्टिव रीजन में माना था ट्रांजिस्टर को, वो एक्टिव में है कि नहीं। VC ग्रेटर देन 0.2 आ जाए तो मेरा मानना सही होगा और जो मैंने वैल्यू निकाली बिल्कुल करेक्ट होगी। अब देखते हैं वैल्यू आ रही है कि नहीं, ध्यान से देखना। अब हम निकालते हैं कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज VC, इमिटर टर्मिनल का वोल्टेज VE पता है 1.8, तो VC और VE पता हो जाएगा, तो VC माइनस VE से VC आ जाएगा। अब देखो कलेक्टर करंट कितनी है, एक्टिव रीजन में माना तो 1.8 मिली एम्पियर, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है प्लस माइनस 18 दूना 36 3.6, ये प्लस माइनस 3.6 वोल्ट की बैटरी जिसका प्लस इंड 5 वोल्ट पे है, तो माइनस इंड कितने पे होगा बेटा 1.4 वोल्ट पे। माइनस इंड घट जाता है प्लस इंड के रिस्पेक्ट में कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। 5 माइनस 1.4 3.6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है। तो VC आ गया 1.4, V आ गया 1.8, VC कितना आया बेटा, यहां से देखो
VC VC माइनस V आ गया -0.4 वोल्ट विच इज लेस देन 0.2 वोल्ट। तो एक्टिव रीजन की कंडीशन दैट इज VC ग्रेटर देन 0.2 इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब आपने जो माना था कि ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वो गलत है, लेकिन ट्रांजिस्टर ऑन है, हम इनिशियली चेक कर चुके हैं। तो ऑन होके दो ही रीजन में जा सकता है, इधर इन एक्टिव और इन सैचुरेशन। हमने एक्टिव माना, एक्टिव की कैलकुलेशन की, तो एक्टिव की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब एक्टिव रीजन में तो नहीं है। फिर किस रीजन में होगा? सैचुरेशन में। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता था, रीजन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ये सैचुरेशन रीजन में है। सैचुरेशन रीजन में जैसे आया, अब ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं, है ना, ये सारी चीजें अब मैं मिटाने वाला हूं, सब कुछ, है ना, ये सारी चीजें मिटा देता हूं। ये अब पहली एनालिसिस से पता चल गया। तो जो आप रट्टा मारते हो ना, IB जीरो कर देंगे अगर बीटा कभी भी दिखे, वो तब तक ही ट्रू है जब तक एक्टिव रीजन में, और यहां एक्टिव रीजन में नहीं है ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। ये 2 किलो ओम और एक्टिव में नहीं है, तो IB टेंडिंग टू जीरो आपका मानना गलत है। मतलब IB की वैल्यू जो आनी होगी आएगी, कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है। समझ में आई बात? हमेशा होगी। अगर बीटा बहुत हाई और ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में, तो IB जीरो नहीं आ सकता, याद रखो। अब देखो, यहां से तो करंट I ही फ्लो होगी, इसमें कोई रोका नहीं। यहां से जो करंट होगी वो IB, और यहां से जो होगी IC। अब ये सैचुरेशन में, तो ये करंट क्या हो गई? IC सेट हो गई। अब देखो, सैचुरेशन रीजन में एक चीज फिक्स हो जाती है कि VC की वैल्यू, ये प्लस माइनस कलेक्टर और इमिटर टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0.2 वोल्ट हो जाता है। VC माइनस V प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। VC की वैल्यू VC माइनस V, मतलब कलेक्टर और इमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को प्लस माइनस से लिखते हैं, 0.2 वोल्ट है। अब मुझे क्या है, यहां पे I जो फ्लो हो रही है, I को अब मैं बीटा प्लस 1 IB नहीं लिख सकता सैचुरेशन रीजन में। IC को मैं, IC सेट को बीटा IB नहीं लिख सकता। यहां से आएगा इक्वेशन ये, लेकिन मैं इसको IB प्लस IC सेट हमेशा लिख सकता हूं। ये तो क्या है, यहां से करंट आई IB, यहां से IC सेट, दोनों मिलकर I फ्लो हो रही, तो ये तो इक्वेशन। तो अब आपको देखो, दो अननोन आ गए। एक, अब आपको जब भी ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में मिले बेटा, तो आपको ये जो कलेक्टर इमिटर लूप है इसमें भी घूमना पड़ता है। जबकि एक्टिव रीजन में अगर ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर इमिटर लूप में घूमने की जरूरत नहीं, केवल बेस इमिटर लूप से सब कुछ निकाल सकते हो। क्योंकि बेस इमिटर लूप से IB निकाला, बीटा IB से एक्टिव रीजन में IC आ गया, बीटा प्लस 1 IB से IB। लेकिन जब भी आपका सैचुरेशन में आएगा तो बेस इमिटर लूप और बेस कलेक्टर इमिटर लूप दोनों घूमना पड़ेगा। और यहां कलेक्टर इमिटर लूप घूम सकते हैं, क्यों? क्योंकि कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज 0.2 वोल्ट फिक्स हो गया। जबकि एक्टिव रीजन में VC की वैल्यू 0.2 से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, तो ये वोल्टेज अननोन होता है, इसलिए कलेक्टर इमिटर लूप में नहीं घूम पाते हैं एक्टिव रीजन में। तो अब हम घूमते हैं और आंसर निकालते हैं। चलो, पहले इस लूप में घूमता हूं। यहां करंट कितनी फ्लो हो रही है? IC, है ना, तो ये प्लस माइनस, यहां ये I फ्लो रही। पहले इस लूप में घूमता हूं, तो VCC कितना? 5 वोल्ट। यहां प्लस माइनस माइनस 2 IC सेट, जल्दी से आंसर निकालते हैं और फिर वेरीफाई करते हैं ना। 2 IC सेट, यहां प्लस माइनस माइनस 0.2, फिर प्लस माइनस माइनस I इज इक्वल टू 0। अब I और को बीटा प्लस 1 IB मत लिख देना, I को IC सेट प्लस IB में लिखता हूं। तो इसको इक्वेशन को अगर थोड़ा अरेंज करें, IC सेट प्लस IB, तो यहां से आया 3 IC सेट प्लस IB इज इक्वल टू 4.8 मिली एम्पियर। 4.8 मिली एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर में आएगा आंसर, ठीक है ना, इक्वेशन 1। अब यहां IC को मैं बीटा IB नहीं लिख सकता। अगर बीटा IB लिख पाता एक्टिव रीजन में, तो इसी इक्वेशन से आंसर आ जाता मेरा, एक ही अननोन हो जाता, फिर IC को IB के फॉर्म में लिख देता आंसर। लेकिन यहां दो अननोन है, दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए, तभी वैल्यू निकलेगी। तो दूसरी वैल्यू कहां से आएगी? बेस इमिटर लूप में, क्योंकि बेस इमिटर लूप में ये प्लस माइनस कितना है? VB की वैल्यू प्लस माइनस 0.7 है, और VB सेट की वैल्यू एक्चुअल में जब आप देखोगे बुक में प्रैक्टिकली 0.8 वोल्ट होती है। लेकिन अगर एग्जाम में VB की वैल्यू ना गिवन हो, केवल VB 0.7 गिवन हो, तो सैचुरेशन में भी VB की वैल्यू 0.7 ले लेना, और एक्टिव रीजन में भी VB की वैल्यू 0.7। अगर दिया है VB सेट की वैल्यू 0.8 है, तभी 0.8 लेना, नहीं तो 0.7 दोनों केस में ले सकते हो। 0.8 और 0.7 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मैं अभी भी VB की वैल्यू ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट ही लूंगा। ऑन है तो बेस इमिटर जो जंक्शन है वो 0.7 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस हो रहा है, जहां पे बेस पॉजिटिव और इमिटर निगेटिव, पी इंड पॉजिटिव पे होता है, यानी इंड निगेटिव पे, फॉरवर्ड बैक। अब मैं इस लूप में घूमता हूं, देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, ये इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आएगा? अगर ये करंट I है, जो कि IB प्लस IC सेट है, तो प्लस माइनस ये I को मैं मिली एम्पियर में ले रहा हूं, करंट मिली एम्पियर में आएगी, वोल्टेज को मैं वोल्ट में ले रहा हूं, और रेजिस्टेंस को किलो में।
तो I मिली एम्पियर इंटू 1 किलो ओम, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, I वोल्ट। अगर ये प्लस माइनस I वोल्ट है जिसका माइनस इंड ग्राउंड से है, तो ये प्लस इंड जो ये वाला इंड है कितने वोल्ट पे चला जाएगा, I वोल्ट पे चला जाएगा। ये I वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये प्लस माइनस डिफरेंस I वोल्ट कहा गया। ये I वोल्ट है और ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है, प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है। मैं डायरेक्टली एक इक्वेशन में आंसर निकालने वाला हूं। बहुत लोग तो ये लूप 2 3 लूप, देखो अगर आप जनरल कॉमन सेंस लगाते हो तो बहुत इजी है। ये प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है, माइनस इंड बैटरी का I वोल्ट पे है, तो प्लस इंड कहां पे चला जाएगा, यही प्लस इंड है, ये चला जाएगा 0.7 प्लस I पे चला जाएगा कि नहीं, इतने वोल्ट पे चला जाएगा। 0.7 प्लस I प्लस नोड का पोटेंशियल माइनस नोड का I, तो डिफरेंस कितना 0.7 प्लस I माइनस I 0.7 वोल्ट। अब देखो ध्यान से, यहां से एक करंट आई I1, यहां एक करंट गई I2, I1 I यहां से, I2 चली गई यहां से, तो IB कितने के बराबर है, I1 माइनस I2 के बराबर है कि नहीं। I1 में से I2 घटा दो, बाकी बची IB। तो मैं एक इक्वेशन ये लिख सकता हूं, IB इज इक्वल टू I1 माइनस I2, है ना, डायरेक्ट सॉल्व करने का बता रहा हूं। अब देखो I1 को लिख लो I के फॉर्म में, I2 को लिख लो I के फॉर्म में, तो ये इक्वेशन फिर से IC और IB के फॉर्म में बन जाएगी, क्योंकि I को IC और IB के फॉर्म में लिख सकते हो। तो लिखता हूं मैं 5 माइनस 0.7 माइनस I डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम इज I1। तो आप देखो यहां से IB इज इक्वल टू कितना, 5 माइनस 0.7 प्लस I डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम इज योर I1, है ना, 5 माइनस दिस वोल्टेज अपॉन 2, और यहां I2 कितना है 0.7 प्लस I माइनस 0 अपॉन 2 किलो ओम, है ना, ये आ गया माइनस 0.7 प्लस I माइनस 0 अपॉन 2 किलो, यही तो लिखो क्या। अब इस इक्वेशन में 2 से पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, 2IB इज इक्वल्स टू, यहां आया 4.3 माइनस I, है ना, यहां से आया माइनस 0.7 माइनस I, है ना, तो यहां से अगर इसको देखोगे तो यह आ गया 3.6 माइनस 2I इज इक्वल टू 2IB। अब I को लिख दूं IC सेट प्लस IB, तो यहां से माइनस 2 IC सेट माइनस 2 IB, उसको इस तरफ लेते आओ तो आ जाएगा 2 IC सेट प्लस 4 IB इज इक्वल्स टू 3.6 इज इक्वल टू 3.6, इक्वेशन 2। अब यहीं से मुझे निकालना है किसकी वैल्यू, मुझे यहीं से निकालनी है किसकी वैल्यू, IC सेट की, जो IC पूछा है। तो देखो मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और घटा देता हूं, तो 4 तियां 12 IC सेट माइनस 2 IC सेट कितना 10 IC सेट, 4 IB माइनस 4 IB कैंसिल, आ जाएगा ये 4 गुणे 4.8 माइनस 3.6, ये 4 चौको 16, 4 बट्टे 32, 19.2 माइनस 3.6, ये आएगा 15.6, 6 6 12, है ना, ठीक, 10 IC सेट, तो IC सेट आ गया आपका 15.6 अपॉन 10, दैट इज 1.56 मिली एम्पियर, ठीक है। और इसी से IB सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन से, तो 3 इंटू 3 6 18, 3 5 15, 3 1 3 1 4, तो यहां से IB आ जाएगा इस इक्वेशन से आपका 3 6 18, 4.68 4.8 0.12 मिली एम्पियर, और I कितना आ जाएगा, दोनों का समेशन 1.68 मिली एम्पियर, ये आंसर आएगा। तो यहां जो आप भरोगे 1.56 मिली एम्पियर भरोगे, ना कि कोई और आंसर भरोगे। समझ में आई बात। और चेक कर लो अब इस वैल्यू के लिए ये आएगा कि नहीं सैचुरेशन में, ध्यान से देख लो, ये सैचुरेशन में ही आएगा। ये सब कैलकुलेशन आपने किया होगा। सैचुरेशन रीजन में आप एक और चीज जानते हो, IB मस्ट बी ग्रेटर देन IB मिन, जानते हो ना। और IB मिन होता क्या है बेटा, IB मिन मस्ट इज IC सेट अपॉन बीटा। तो देखो IC सेट आया 1.56 और बीटा कितना आया, इन्फिनिटी है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो IC सेट अपॉन बीटा इज 0, और आपका IB कितना आया 0.12, तो 0.12 इज ग्रेटर देन 0, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब कि आपका ट्रांजिस्टर किस रीजन में, सैचुरेशन में। आपसे IB पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में 0.12 मिली एम्पियर। और एक क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूं, यहां पे अगर रहता RC किलो ओम रहता, लेट से अननोन, for what maximum value of RC this transition will remain in such active region, ये आपको बताना। RC की मैक्स वैल्यू for which this transition will remain in such active region।
एक्टिव रीजन में कब तक रहेगा आरसी की वो मैक्सिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए ये ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में रहेगा, किलो ओम में बताना है आपको। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, इसमें ये भी पूछा जा सकता था। तो आप हमेशा याद रखो बीटा वेरी हाई इज नॉट गारंटीड दैट आईबी इज टेंडिंग टू जीरो। आईबी टेंडिंग टू जीरो तभी जब ट्रांजिस्टर एक्टिव में, सैचुरेशन में तो आईबी की वैल्यू फाइनाइट आएगी, ये ध्यान रखना। तो ये मिसकॉन्सेप्शन हटा दो अपने दिमाग से, ठीक है ना। तो जी स्कोर के क्वेश्चंस, जी कोर के क्वेश्चन, G28 के क्वेश्चन जरूर जाके ऐप पे जब पोस्ट होता है तभी देखा करो और उसका आंसर खुद से पोस्ट करो ताकि आपकी रैंकिंग आए, वहां पे आप इंप्रूव भी करो और क्वेश्चन को ट्राई करो उन क्विजेज को, बहुत जरूरी है ना। तो बहुत कुछ नहीं तो आपको मिलने वाला वो आप खो दोगे, ठीक है ना। बाकी जो सिखा रहा हूं वो सोल्यूशन देख के आप सीख ही सकते हो, ठीक है ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जी स्कोर या जी कोर की सीरीज में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तब तक देखते रहो जेनिक को, फॉलो करते रहो। थैंक यू वेरी मच।